अस्सलामुअलैकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान और आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं और जो मुश्तमिल है फॉर्ज़म नंबर 52 से लेकर 60 तक का फॉर्ज़म्स पर। और आज के इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे इसके मतलब पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। 52 से 60 तक हम पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स और उसको हम समझेंगे कि इसका वे ऑफ ट्रीटमेंट इसके अंदर क्या है और क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस। जैसे 52 में सिस्टम्स, 53 में क्यों होम्योपैथी बेस्ट है, 54 में एलोपैथी का जो वर्कआउट है वो कैसे होता है और उसके अंदर क्यों टेम्परेरी रिलीफ होता है, परमानेंट केयर क्यों नहीं है। फिर एंटीपैथी क्या है, इसके एग्जांपल्स है, हाइसोपैथी क्या है और एंटीपैथी एडवांटेजेस क्या है। इस तरह 59 में एग्जांपल्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटीपैथी और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंसी। तो ये आज हम इसमें पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं फॉर्ज़म नंबर 52 में डॉक्टर हानमन हमें क्या कहते हैं। There are but two principles method of cure, the one based on accurate observation of nature, on careful experimentation and pure experience, the homeopathic. Before we never designedly used, यानी कहता है कि दो बड़े मेथड्स हैं इलाज के। एक तो ये कि जो प्योरली नेचर पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशंस पे, केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशंस में, प्योर एक्सपीरियंसेस जिसके अंदर हैं और नेचर से आपको जैसे एग्जांपल्स दी गई हैं कि सिमिलर कैन क्योर सिमिलर वन। और दूसरा कौन है, इन सेकंड विच डज नॉट डू दिस, द हेट्रोपैथिक और एलोपैथिक। दूसरा कौन सा, एलोपैथिक। अच्छा, बाय द वे ये टर्म एलोपैथी भी, दिस टर्म वाज फर्स्टली कॉइन्ड बाय डॉक्टर हानेमन। एलोपैथी का टर्म डॉक्टर हानेमन ने पहली दफ़ा यूज़ किया। एलो मीन समथिंग डिसिमिलर, पैथी मीन डिजीज़, होमियो मीन समथिंग सिमिलर, पैथी मीन सफरिंग्स और डिजीज़। ईच अपोजेस द अदर, एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं। एंड ओनली हु does not know either can hold a delusion that they can ever approach each other or even become united। और एक बंदे का वहम ही होगा जो ये चाहता है कि मैं इन दोनों सिस्टम को एक कर लूँ और इसका दोनों एक ही जगह प्रैक्टिस करूँ। मतलब ऐसे ही है कि एक जगह पे वो आग और पानी इकट्ठा करें। दिस इज़ समथिंग रेडिकुलस, ये मुझे का खेज़ बात है। यानी क्या करें कि मरीज़ की खुशी के लिए, उसको वक्ती फ़ायदे के लिए कभी एलोपैथी दे और कभी होम्योपैथी। दिस इज़ अ क्राइम, ठीक है ना जी। ये एक यानी कि बगावत है होम्योपैथी के ख़िलाफ़, ठीक है ना जी। ये कह ले दगाबाजी है होम्योपैथी के साथ। दिस इज़ रॉन्ग। ये होगी जी 52 की बात। 53 में कहते हैं कि The true mild cures can take place only according to the homeopathic method। यानी जो होम्योपैथी लॉ ऑफ सिमिलर पे हमारा सिस्टम बेस करता है, नेचुरल लॉ ऑफ क्योर पे हमारा सिस्टम जो बेस करता है, दैट इज़ होम्योपैथी। कहता है इसी के अंदर ही शिफा है। which as we have found by experience and deduction in unquestionably the proper one by which through art the quickest, most certain and most permanent cures are obtained, since this healing art rests upon an eternal infallible law of nature। यानी ये जो सिस्टम ऑफ थेरेप्यूटिक है ये एक लॉ पे बेस करता है और इसी के अंदर ही बहुत जल्द देर पा शिफायाबी मौजूद है। और द प्योर होम्योपैथिक हीलिंग आर्ट इज़ द ओनली करेक्ट मेथड, द वन पॉसिबल टू ह्यूमन आर्ट। कहता है यही करेक्ट मेथड है डिजीज़ को क्योर करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यही। The straightest way to cure as certain as that there is but one straight line between two given points। मतलब ऐसा स्ट्रेट है कि जैसे दो पॉइंट्स के दरमियान आप लाइन खींच दे, नो दाएं बाएं नहीं है, कोई नहीं। आपने एक पाथ वे में चलना है, आप एक लॉ को फॉलो करना है। कोई हवाई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो भाई आगे जाके क्रॉस लग गया जी, ये इससे इतने नुकसान हो गए हैं। भाई ये जो हानमन के ज़माने में सिस्टम था आज भी सिस्टम चल रहा है और आज भी वैसे ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड है जैसे हानमन के ज़माने में है, ठीक है। क्यों कि नेचर कैन नॉट बी चेंज। 54 में है जी। 54 में कहते हैं द एलोपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट यूटिलाइज मैनी थिंग्स अगेन डिजीज़। कहता है डिजीज़ में बहुत सारी चीज़ें वो यूटिलाइज़ करते हैं बट यूजुअली ओनली इम्प्रॉपर वंस।
एंड रूल फॉर एजेस इन डिफरेंट फॉर्म कार्ड सिस्टम। मतलब डिफरेंट एरा में डिफरेंट इनके सिस्टम्स थे और हर एक ने अपने वक्त में हुक्मरानी की एक तरीके। एवरी वन ऑफ दिस फॉलोइंग ईच अदर फ्राम टाइम टू टाइम एंड डिफरेंट ग्रेटली ईच अदर, और हर एक दूसरे आने वाले से डिफरेंट था और उसने अपने ज़माने में हुक्मरानी की। ऑनर्ड इटसेल्फ विद द नेम ऑफ रैशनल मेडिसिन। अच्छा अजीब बात है, यानी एक ज़माने में एपिलेप्सी का इलाज, जैसे मैंने इससे पहले फॉर्म्स में कहा कि एपिलेप्सी का इलाज कैसे किया जाता है, इशू फॉर एपिलेप्सी, यानी आपके ऑक्सीपिटल में या द नैप ऑफ नेक में एक आपका जो अपर लेयर है स्किन की, इसको बर्न आउट करना, ज़ख़म बनाना, और इससे एपिलेप्टिक फिक्स वक्ती तौर पे पैलिएट हो जाते थे, काबू हो जाते थे वक्ती तौर पे, और उसको साइंटिफिकली बड़ा माना जाता था। आप लिटरेचर को फाइंड आउट करें, देखें 19 सेंचुरी की जो मेडिकल की बुक्स हैं, साइंटिफिकली इम्प्रूव था, लेकिन हर अगली बात पिछली को इग्नोर करती थी। और मतलब ये चेंज होते रहता है इनका जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट है, इनके जो डिफरेंट सिस्टम्स मुतारफ़ किए जाते थे या प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट, उनको रेशनल भी समझा जाता और चेंज भी होते हैं। लेकिन होम्योपैथी के अंदर जो प्रोटोकॉल्स पहले यूज़ हो रहे आज भी वही यूज़ हो रहे हैं, और आज ज़्यादा प्रोडक्टिव है हमारा सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक, ख़ासकर परनीशियस प्रोलॉन्ग क्रॉनिक डिजीज़ में जहाँ एलोपैथी फेल है। और हम ये दवाई नहीं करते, वी कैन शो यू द रिजल्ट्स। Every builder of such a system cherished the haughty estimation of himself that he was able to penetrate into the inner nature of life of the healthy as well as of the sick, and clearly to recognize it, and accordingly gave the prescription with noxious matter should be banished from the sick man, and how to banish it in order to restore him to health. All this according to empty assumptions and arbitrary suppositions, without honestly questioning nature and listening without prejudice to the voice of experience. Diseases were held to conditions that reappeared pretty much in the same manner. Most systems gave therefore names to their imagined disease picture and classified them, every system differently. To medicines were ascribed actions which were supposed to cure these abnormal conditions. अच्छा, as if the establishment of a science based only observation of nature and pure experimentation and experience, idle speculation and scholastic vaporings could have a place. यानी नेचर पे अगर ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं साइंटिफिक, नेचर पे और प्योर एक्सपेरिमेंटेशन पे और एक्सपीरियंसेस पे ये बेस करता, तो जो हवाई बातें हैं, जो स्पेकुलेशंस हैं, उनकी कोई जगह मुश्किल से होती। अनफॉर्चुनेटली कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन की जाती है, वो बाद में जाकर उन पे बैन हो जाता है, वो मेडिसिन जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इट्स मीन उनके जो साइंटिफिक प्रूफ्स थे जो सारे थे, इट्स मीन दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है ना जी। हाँ, आप कोई एक चीज़ थ्योरी पेश करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशंस करते हैं, और जो आप रिज़ल्ट बता रहे हैं वो प्रोलॉन्ग है, वो ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदा मंद है, फिर तो आप कहें जी भाई ये साइंटिफिक है, ये चीज़ ठीक है। हाँ, कल को 10 साल तक इस्तेमाल किया, 10 साल बाद आप कहते हैं जी भाई ये बहुत मुज़र असर है और उससे कई लोगों की जानें ज़ाया हो गई हैं, तो मेरे ख़्याल से ये कोई साइंटिफिक एविडेंस, इसको मैं एटलीस्ट नहीं मानता। हानिमन का भी यही कहना है। इट इज़ जस्ट लाइक सी इन द क्लाइडोस्कोप एज वी हैव वीट इन द अर्लियर aphorisms. Up to the most recent time, what is curable in sickness was supposed to be material that had to be, यानी कि आज भी कहते हैं कि सिकनेस की वजह क्या है, क्योंकि मटेरियल अल्ट्रेशन है, जब तक इसको आप रिमूव नहीं करेंगे तब तक बंदा ठीक नहीं होगा। और डायनामिक जो थ्योरी है इसकी इतनी समझ नहीं है। टू फिल द बायर ऑफ सेल्फ इन्फेचुएशन और ओवरफ्लोइंग हियर, देखें एक मटेरियल थ्योरी है, एक इमटेरियल थ्योरी है। भाई आप देखें रिज़ल्ट किसका है, इसका रिज़ल्ट है, आप उसको फॉलो करें यार, अपनी ज़ात के लिए फॉलो करें। आप भी तो बीमार हो सकते हैं, आपके घर वाले, आपके प्यारे भी बीमार हो सकते हैं, तो उनको सारी उम्र मेडिसिन पर डालना, ऐसी इस किस्म की ट्रीटमेंट में डालना, उसकी हेल्थ को तबाह करना,
तो क्यों ना आप अल्टरनेट देखें। हमारे डॉक्टर्स में और फॉरेन के डॉक्टर्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो अपने पेशेंट के हेल्थ के साथ उनका कंसर्न होता है, और अगर अपने सिस्टम में उनको नहीं नज़र आता तो वो लाइब्रेरी का रुख करते हैं, वो वहाँ पे देखते हैं यार व्हाट कुड बी द बेस्ट थेरापी फॉर माय पेशेंट। वो अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, हम अल्टरनेटिव नहीं ढूंढते। हम कहते भाई बस इस मेरे सिस्टम में इलाज नहीं है भाई, आप लाइलाज हैं, फतवा लगा देते हैं। तो वो सारी उम्र पेशेंट जो है वो टकरे मारता रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट आया जिसकी पथरी 50 mm से भी ज़्यादा थी। मैंने उसको कहा जी आप काइंडली किसी डॉक्टर के पास अपना टाइम ज़ाया ना करें, ये देयर शुड बी इंस्ट्रूमेंटल इंटरवेंशंस, यू मस्ट गो थ्रू सर्जरी करवाएं भाई, आप ना करें, टाइम ना ज़ाया करें। तो वो बहुत खुश हुए कि भाई आपने मुझे सही रास्ता बताया। तो काइंडली बता दिया करें आपके डोमेन में एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें होम्योपैथी के डोमेन में नहीं है, हमें बताना चाहिए। और मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सीए स्टोमिक का पेशेंट भेजा, माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हुआ वो। उनको पता है कि वो गैस्ट्रो के एंट्रोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रो के, तो उन्होंने मुझे पेशेंट भेजा। उनको पता है कि लास्ट स्टेज है, इसका नहीं है हमारे पास सवाए केमोथेरेपी को, और केमोथेरेपी में रिस्पांस बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है। ख़ासकर एग्जॉस्टेड पेशेंट तो रिकवर नहीं होता, उसकी तो जिसे आप कहते हैं कि मार देने वाली बात है। अच्छा, अगले फॉर्म में जी 55 में क्या कहते हैं? 55 में कहते हैं सून हाउएवर द पब्लिक बिकम कन्विंस दैट द सफरिंग ऑफ द सिक इंक्रीज इन हाइडन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी वन ऑफ दीज सिस्टम्स एंड मेथड ऑफ क्योर। यानी पब्लिक को भी ये चीज़, जो खासकर पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर अवेयरनेस आ गई कि हर एक नया सिस्टम जो एलोपैथी में सामने लेके आ रहा है, तो हर एक से बीमारी बढ़ती चली जा रही है। इट फॉलोज एग्जैक्टली लॉन्ग अगो दीज एलोपैथिक फिजिशियंस वुड हैव बीन लेफ्ट हैड इट नॉट बीन फॉर द पैलिएटिव रिलीफ ऑब्टेन्ड एट टाइम्स फ्रॉम एम्पिरिकली डिस्कवर्ड रेमेडीज whose almost instantaneous flattering action is apparent to the patient, and this to some extent serve to keep up their credit। तो अगर एलोपैथी जो फिजिशियंस है वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते, जैसे हनुमान ने छोड़ दिया, अगर इसके अंदर इंस्टेंटेनियस फ्लैटरिंग एक्शन, इंस्टेंट रिलीफ की मेडिसिन ना आती सामने, तो इनको तो मतलब वक्ती तौर पे पेशेंट्स की जो अटेंशन है उसको गेन करने के लिए तो इंस्टेंट मेडिसिन के अंदर ना होती, तो ये कब की ये बंद हो चुकी होती। एनी हाउ, ये में बात हो रही है क्रॉनिक पेशेंट्स में एलोपैथी ट्रीटमेंट फेल है, ठीक है ना जी। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में फ़ायदा है, या एक इंसान की जानकुनी है, जान पे बनी है, वहाँ आप यूज़ करें, वहाँ किसी तरह आपने बचाना है, वहाँ ना देखें होम्योपैथी एलोपैथी, जो आपको बचा सकते हैं किसी जान को आप जो बचाएं। क्रॉनिक पेशेंट्स की बात हो रही है कि वहाँ पे एलोपैथी नहीं काम। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उनसे गपशप होती रहती है, और वो कहते भी हैं कि वो ट्रीटमेंट नहीं है, यू हैव टू टेक मेडिसिन अंटिल योर डेथ। 56 में क्या कहते हैं जी कि बाय मीन्स ऑफ दिस पैलिएटिव एंटीपैथिक एनेंशियोपैथिक मेथड introduced according to Galen's teaching contraries for 17 centuries, the physician hitherto could hope to win confidence while they delived him। गैलेंस का थ्योरी थी कंट्रेरी बस, यानी जो डिज़ीज़ है बॉडी में आप उसकी बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन एंटर करें, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स एंटर करें, तो एकदम से क्या होता है, जैसे हमने टू डिसिमिलर डिजीज़ वन गेट टुगेदर इनटू द बॉडी, व्हाट इफ़ क्या होगा, तो हमने ये पढ़ा है। तो इंस्टेंट एमुलरेशन या रिलीफ होती है। बट हाउ फंडामेंटली अनहेल्पफुल एंड हर्टफुल दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज, वी शैल सी इन व्हाट फॉलोज। इट इज़ सर्टनली द ओनली वन ऑफ द मोड ऑफ ट्रीटमेंट अडॉप्टेड बाय द एलोपैथ्स। अब एलोपैथी में तकरीबन मेरी जहाँ तक ख्याल है 80% जो है वो एंटीपैथी है, अपोजिट चीज़ से इलाज किया जाता है, तो वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है, लेकिन इससे नुकसान क्या है कि होल डिजीज़ एग्रीवेट होती है। इसके बाद एक थर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, एक होम्योपैथी, एलोपैथी, एंटीपैथी, और एक और मोड है, वो क्या है जी, आइसोपैथी। दैट इज टुडे मेथड ऑफ क्योरिंग अ गिवन डिजीज बाय द सेम कंटेजियस प्रिंसिपल दैट प्रोड्यूस।
यानी जो डिजीज़ है आप उसी की मैटर से मेडिसिन दें, जैसे वैक्सीनेशन का कंसेप्ट इससे लिया गया है। बट इवन ग्रांटिंग दिस कुड बी डन, yet आफ्टर ऑल सीइंग दैट द वायरस इज गिवन टू द पेशेंट हाईली पोटेंटाइज एंड consequently in an altered condition the cure is effected by only opposing a similum to similum। यानी आप एक वैक्सीनेशन जैसे स्केबीज से आप उस स्केबीज की जो मैटर है स्केबीज से ही आप मेडिसिन बना के दे दें, तो इससे फ़ायदा तो होता है लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। टू अटेम्प्ट टू क्योर बाय मीन्स ऑफ द वेरी मॉर्बिड पोटेंसी कॉन्ट्राडिक्ट्स ऑल नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड हेंस ऑल एक्सपीरियंस। Those who first brought isopathy to notice probably thought to the benefit which mankind received from cowpox vaccination, by which the vaccinated individual is protected against future cowpox infection and it is were cured in advance। cowpox से वैक्सीनेशन की गई तो cowpox से बहुत सी इम्यूनिटी को बचाएगा, नो डाउट फ़ायदा हुआ है, बट बोथ cowpox and smallpox are only similar in no way the same disease, in many respects they differ, namely in the more rapid। यानी cowpox की या smallpox की वैक्सीनेशन से दोनों ऑलमोस्ट दुनिया से ये ख़त्म कर दी गई, और सिमिलैरिटी की वजह से बहुत सारे ये केसेस जो है इस कंटेजियस डिजीज़ को क्योर किया गया। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पुट एन एंड टू ऑल एपिडेमिक ऑफ दैट डेडली फेयरफुल स्मॉल पॉक्स टू सच एन extent that the present generation does not longer possess clear perception। More in this way, undoubtedly, certain diseases peculiar to animals may give us the remedies and thus rapidly enlarge our stock of homeopathic remedies। तो एनिमल्स की इस किस्म की डिजीज़ की बहुत सारी हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ को भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे बहुत सारी हमारे पास भी नोसोड मौजूद है। बट टू यूज़ ह्यूमन मॉर्फिक मैटर, यानी ह्यूमन मॉर्फिक मैटर यानी डिजीज़ का मैटर इस्तेमाल करने से डिज़ीज़ की बाज़ वक़्त एग्रीवेशन होती है, पेशेंट की कंडीशन और ट्रबलसम हो जाती है। ठीक है ना जी, फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन देखें वैक्सीनेशन से जहाँ फ़ायदे हुए हैं तो नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। 57 में क्या कहते हैं जी डॉक्टर हार्मन, इन ऑर्डर टू कैरी इन टू प्रैक्टिस दिस एंटीपैथिक मेथड द ऑर्डिनरी फिजिशियन गिव्स फॉर ए सिंगल ट्रबलसम सिम्टम फ्राम among the many other symptoms of the disease which he passed by unheeded a medicine concerning which it is known that it produces that exact opposite of morbid symptoms ought to be subdued from where equivalent to the 15th century or traditional rule of the educated medical school contrary countries he can expect the speediest relief। यानी एलोपैथी में अक्सर क्या होता है जी, पेशेंट आया डॉक्टर साहब के पास बैठा तो वो पूरी डिजीज़ की जो पैथोलॉजिकल कंडीशन उसमें सीवियरिटी जिस सिम्टम्स में एक या दो सिम्टम्स को उठाया जाता है और उसको बेस बना के ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि जिसका डिजीज़ सिम्टम्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो स्ट्रॉन्ग अपोजिट एंटीपैथिक चीज़ जब बॉडी में एंटर की जाता है तो प्रॉम्प्ट रिलीफ या पेलिएशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स क्या है जी, ही गिव्स लार्ज डोज ऑफ ओपियम फॉर पेन्स ऑफ ऑल, हर किस्म के पेन के लिए जी ओपियम दी जाती है। देखें आपको मालूम ओपियम के अंदर क्या जी मॉर्फिन है, तो एकदम वो सेंसिबिलिटी को बिनम कर देती है और एकदम पेशेंट कहते जी डॉक्टर साहब वहाँ मज़ा आ गया, बड़ा ज़बरदस्त जी आराम आ गया। एंड एडमिनिस्टर द सेम रेमेडी, और यही ओपियम जो है डायरिया के लिए दिया जाता है क्योंकि ये पेरिस्टाल्टिक मोशंस को बिल्कुल स्टॉप कर देता है, उसकी सेंसिबिलिटी को ख़त्म कर देता है। तो डायरिया पेशेंट कहते हैं जी मैं बड़ा ठीक हो गया, वहाँ मज़ा आ गया। एंड आल्सो फॉर स्लीपलेसनेस, एक बंदे को नींद नहीं आ रही तो यही ओपियम खिलाई जाती है और एक उसकी कोमाटोस स्लीप की कंडीशन हो जाती है, बंदा बड़ी नींद में चला जाता है। और इस तरह वो एक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को पुरगेटिव्स देते हैं, पेट ख़राब करने वाली। ही कॉजेज़ द बर्न हैंड टू बी प्लंग्ड इनटू कोल्ड वाटर, जले हुए हाथ को वो ठंडे पानी में डाल देते हैं और वक्ती तौर पे क्या होता है कि वो बर्निंग पेन तो ख़त्म हो जाता है, मैजिकली ख़त्म हो जाता है। ही पुट्स द पेशेंट वो कंप्लेन, पेशेंट को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, उसको गर्म पानी से गुस्ल करने को कहा जाता है तो इमीडिएटली वो सर्दी उसकी ख़त्म हो जाती है। यानी देखें अब सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, दोनों चीज़ों की जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो नेचुरल डिजीज़ है उसकी मैनिफेस्टेशन असल में डिफरेंट है, जिस एंटीपैथिक है। या एक बंदा है जो बहुत ज़्यादा वीक है, उसको इंस्टेंट फ्रेश करने के लिए उसको शराब का मशवरा दिया जाता है, को वक्ती तौर पे तो वो चुस्त हो जाता है लेकिन फिर से वो टोन हो जाता है। अगले फोरिज्म में क्या कहते हैं जी 58 में बाबा जी ये कहते हैं
Dr. Hanuman. If in estimating the value of this mode of employing medicine, we should ever pass over the circumstances that it in extremely faulty symptomatic treatment, ये जो symptomatic treatment ये इंतहाई faulty है, वजह वक्ती फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन स्मॉल पार्ट जो सिंगल एक पूरी होल डिजीज़ का स्मॉल पार्ट उठाया जाता है, सिवियर सिम्टम उसको दबाया जाता है विद अपोजिट प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, अपोजिट प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स से उसको सप्रेस किया जाता है। लेकिन वक्ती तौर पर सप्रेस तो हो जाता है, लेकिन जो चीज़ आपने एंटर की है इसका दौरानिया जब ख़त्म हो जाता है, एक्शन पैथोजेनेटिक एक्शन ख़त्म हो जाता है, तो वो जो सिम्टम ने सप्रेस किया है वो दोबारा से स्ट्रॉन्गर उसमें डबल उसमें निकला। जितनी स्ट्रॉन्ग आपने चीज़ एंटर की थी उतनी स्ट्रॉन्ग वो डिजीज़ निकल आती जो आपने सप्रेस की होती है। तो क्या पूरी होल डिजीज़ से एग्रीवेट नहीं होगी? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट में बताइएगा। तो क्रॉनिक परसिस्टेंट अफेक्शन जो है इसमें आप वक्ती तौर पे एक सिम्टम्स को सप्रेस करेंगे तो पूरी डिजीज़ एग्रीवेट होगी। तो फिर क्या होता है जी, जब पेशेंट नेक्स्ट एग्रीवेशन के पास आता है तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं जी कि ये डिज़ीज़ जी आपकी मैलिग्नेंसी की तरफ जा रही। तो मैलिग्नेंसी की तरफ ऐसे ही जाती है, जब आप लेस इंपॉर्टेंट आर्गन्स की सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट आर्गन्स की तरफ ट्रैवल होगी, याद रखें। वो बात भी इंशाल्लाह हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। And every attentive observer will agree that after such short antipathic amelioration, aggravation follows in every case without exception. Although the हर केस में जो aggravation होती है। Little as physician has hitherto been in the habit of observing accurately the aggravation that so certainly follows such palliative treatment could not altogether escape this notice. A striking example of this to be found. एक example वो आगे हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स, और ये 59 में बड़ी लंबी चौड़ी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जी। मैं कुछ पढ़ूंगा, आगे आपने ख़ुद पढ़नी है। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ परसिस्टेंट डिजीज़ हैव नेवर येट बीन ट्रीटेड विद सच पैलिएटिव एंटागोनिस्टिक, यानी परसिस्टेंट जो पुरानी डिजीज़ है उसकी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को कभी भी क्योर नहीं किया गया विद अपोजिट स्टेट के साथ। A relapse indeed a palpable aggravation of the malady occurring a few hours afterward for a persistent tendency to sleepiness during the day. The physician prescribed coffee, यानी दिन के वक्त बहुत ज़्यादा ओनूदगी, उसके लिए अगर आप कॉफ़ी प्रिस्क्राइब करेंगे जिसकी प्राइमरी एक्शन क्या है कि बंदे को इनलाइवन कर देता है, रिफ्रेश कर देता है, और लेकिन जैसे ही उसका एक्शन ख़त्म होगा प्राइमरी तो वो जो पहले से स्लीपीनेस थी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। For frequent waking at night, he gives the evening without heeding the symptoms, other symptoms of the disease, opium. यानी रात को नींद नहीं आ रही मरीज़ को, बजाय उसके काज देखने को क्या है, कोई फियर है या एंजाइटी है, कुछ भी नहीं, हम उसके एक सिम्टम को लेके हम ओपियम प्रिस्क्राइब करते हैं या मॉर्फिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसको बड़ा ज़बरदस्त प्राइमरी एक्शन क्या है जी मॉर्फिन की, कि वो स्टॉपिफाइड डल स्लीप कॉज करेगा, बंदा सोया रहेगा मज़े से, लेकिन बट द सब्सिक्वेंट नाइट्स वर स्टिल मोर स्लीपलेस। लेकिन जो पहली अगले दिन अगर वो मॉर्फिन ना खाए, ओपियम ना खाए, तो जो थोड़ी बहुत नींद आती थी वो भी नहीं आएगी। ठीक है, जितना सप्रेस करेंगे उतनी वो उभरेगी। द क्रॉनिक डायरिया ही अपोज्ड विदाउट रिगार्डिंग द अदर मॉर्बिड साइंस द सेम ओपियम। डायरिया में हम ओपियम खिलाते हैं वक्ती तौर पे तो वो ठीक हो जाता है मरीज़, लेकिन जब उसका एक्शन ख़त्म हो गया डायरिया फिर। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, बाकी आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, काफ़ी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो और उसके नुकसानात भी लिखे हुए हैं। नुकसान क्या है कि आपकी होल डिजीज़ एग्रीवेट होती है, और इवन के बाज़ औक़ात हमने देखा है कि इंसैनिटी भी कॉज हो जाती है। अच्छा, एक कमज़ोर मरीज़ में जिसको टैकीकार्डिया और उसको पर्पल फॉक्स ग्लोव्स दी गई, यानी जो डिजिटालिस का ही एक प्लांट है, आप समझे डिजिटालिस ही इसी से ही बनती है। तो
उसको क्या यानी उसकी टैकीकार्डिया का पेशेंट था, उसकी पल्स रेट बहुत हाई था। जब उसको ये दिया गया तो उसकी रैपिडिटी जो थी पल्स की इसको कम कर दी गई। लेकिन सेकेंडरी एक्शन में क्या हुआ कि पल्स और तेज़ होगी, उसकी नींद, उसके भूख, ये सब ख़त्म हो गया और स्पीडीली डेथ इज़ इनवेरिएबली द रिज़ल्ट। तो फिर क्या डेथ हो सकती है और एल्स इंसैनिटी इंस्यूज, वगरना अगर डेथ उसकी नहीं हुई तो वो पागलपन के दौर उस पर शुरू हो गए थे। तो ये नुकसानात है जी, इसको आप पढ़ लीजिए कि एंटीपैथिकली जब भी आप एक चीज़ को सप्रेस करते हैं होल डिजीज़ एग्रीवेट होती है और मोर ग्रेवियस हो जाती है। फॉर नंबर 60 में क्या कहते हैं जी कि इफ़ दीज इल इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस as may very unnaturally be expected from the antipathic employment of medicine, the ordinary physicians imagines he can get over the difficulty by giving at each renewed aggravation a stronger dose of the remedy। यानी आपने एक चीज़ सप्रेस की, ठीक है, जब तक सप्रेस रही, जब मेडिसिन का एक्शन ख़त्म हो गया तो चीज़ डबल ताकत में निकल आई। अब यहाँ पे फिजिशियन ये कहता है कि रिन्यूड एग्रीवेशन को कम करने के लिए मैं स्ट्रॉन्गर डोज दूँ और देनी पड़ती है। 100 ग्राम की खा लीजिए, फिर 500 ग्राम की खा लीजिए, फिर 1000 की खा ली, तो ऐसा होता है। पहले नींद की गोली कम थी, फिर उसकी ग्राम ज़्यादा बढ़ते 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 फिर वो भी काम नहीं करती। वेयर वन इक्वली ट्रांसजेंडर सप्रेशन इज़ अफेक्टेड एंड एज देयर देन इज़ अ स्टिल ग्रेटर नेसेसिटी फॉर गिविंग हर। तो फिर क्या जी, आपको देना लाजमी पड़ता है, आपको डोज बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। इंक्रीज इन क्वान्टिटीज़ ऑफ द पैलिएटिव देयर इंसूज ईदर another more serious disease और frequently even, जैसे हमने पीछे पढ़ा जी कम्प्लेक्स डिजीज़, नेचुरल डिजीज़ के साथ जब आर्टिफिशियल डिजीज़ प्लस होती है डिसिमिलर तो कम्प्लेक्स डिजीज़ बनती है। तो इवन डेंजर टू लाइफ एंड डेथ इटसेल्फ बट नेवर अ क्योर ऑफ अ डिजीज़ ऑफ कंसर्न, यानी इससे मरीज़ की ज़िंदगी का तो ख़तरा है, वो मर भी सकता है लेकिन डिज़ीज़ क्योर कभी नहीं होगी। तो आए दिन प्रैक्टिकली एक लेमैन भी देखता है कि वो दवाइयाँ खा रहा है, उसको जब जैसे ही छोड़ता है उसकी तबीयत ख़राब होती है और सारी उम्र खाता रहता है। पहले सिर्फ मैदे का मरीज़ था, अभी जिगर का भी हो गया, गुर्दों का भी हो गया, लंग्स के भी हो गए, जैसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स डिजीज़। तो लेकिन आप अगर होम्योपैथी का इलाज करवाएं तो आपको 100% शिफायाबी होगी और कम्प्लेक्स डिजीज़ नहीं होगी। क्यों? वी फॉलो नेचुरल लॉज। और जब भी आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो नेचर आपको बड़ी सख्त लात मारती है। ऐसे हम पश्तो में कहते हैं कि खुदाई पर कारून की और बिजलाई पर तारून की मगुते न में। तर्जुमा करूँ, अल्लाह के कामों में और बिजली के तारों में हाथ ना डालो, नुकसान ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच।